Question number 51. Who said cowardice and ahimsa do not get together any more than water and fire? सिंपल मतलब ये है कि कवर्ड जो डरपोक और जो अहिंसा है, जो हिंसा नहीं करते, दोनों कभी साथ में नहीं जा सकेगा. तो ये बोला था महात्मा गांधी. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 52 says, who was the Governor General of India to propose the shift of capital from Calcutta to Delhi? तो ये बोला था ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिनेज टू, लॉर्ड चार्ल्स हार्डिनेज पूरा नाम. बट एक बात याद रखो कि ये 1911 में बोला था, लेकिन जो एक्चुअल इनॉग्रेशन हुआ था वो 1935 में. उस समय वाइसरॉय था लॉर्ड इरविन. तो कभी कभी एग्जाम में वो भी पूछ देता है कि कौन सा जो वाइसरॉय एक्चुअली इनॉग्रेट किया दिल्ली को, तो वो होता है आंसर इज लाइक लॉर्ड इरविन. क्वेश्चन नंबर 53. द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन मेट टू होल्ड डिस्कशन ऑफ. जो 3 राउंड टेबल हुआ था कॉन्फ्रेंस, वो किस चीज़ के लिए हुआ था? तो बेसिकली वो एक्चुअली जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1927, तो जो अपना रिपोर्ट जो सबमिट किया था, तो वो रिपोर्ट के ऊपर एक्चुअली डिस्कशन करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में वो लोग बुलाया था. तो आप लोग इसका बारे में मालूम है तो अच्छा बात है, नहीं तो पढ़ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें से 3 हुआ था, उसमें जिसमें कांग्रेस सिर्फ सेकेंड में सिर्फ कांग्रेस पार्टिसिपेट किया एक्चुअली. तो इसमें आंसर होगा एक्चुअली इट वाज लाइक being held to discuss the constitutional reforms of India. तो इसमें वो दिया नहीं है इसमें एक्चुअली. तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पूछ रहा है, प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. तो इन दोनों में से कोई एक सही लग रहा है, बट आई विल गो विथ ऑप्शन बी, ए फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 54. द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉलोड द. सिविल डिसओबीडियंस किसके बाद हुआ था? तो डेफिनेटली ये हुआ था दांडी मार्च के बाद. दांडी मार्च को हम लोग सोल्ट मार्च भी बोलते हैं, जहाँ गांधी जी ने ब्रिटिश का बात नहीं मानते हुए कहा है कि नहीं हम तो नहीं मानेगा, और वो जाके नमक बनाया ना. तो वंस वो नमक बनाया, दैट मीन्स वो गवर्नमेंट का बात नहीं मान रहा है, वो डिसओबीडियंट हो गया. तो उससे शुरू हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. 1930 से लेके 32 तक चला था ये. क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो एक स्लोगन है और उसका जो बोला वाला ऑर्डर है, तो कौन सही है? ऑप्शन ए सही है. देखते हैं कैसे. स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक. इसको लोकमान्य भी बोलते हैं ना, लोकमान्य तिलक. तो ये एक बात याद रख लो कि बाल गंगाधर तिलक लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, जिसका रोल 1905 से बहुत ज़्यादा ये लोग मतलब एग्रेसिव स्मार्ट हो गया था. लेकिन ये उस समय क्यों नहीं बोला है? सबको लगता है कि ये उस समय बोला है. ये उस समय नहीं बोला, ये तब बोला जब वो जेल जाके वापस आ गया था 1916 में, जब एक्चुअली में ये थोड़ा शांति भी हो गया था. जब होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था उस समय बोला था ये. क्वेश्चन नंबर 56. इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम. महात्मा गांधी का बोलने का बाद विनोबा भावे को इनफैक्ट गांधी जी फर्स्ट मतलब नॉमिनेट किए कि आप शुरू करो बोल के. ये शुरू किया था पवनार महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ का रहने वाला है तो ऑब्वियसली वहाँ से ही करेगा. कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि सेकेंड कौन था पर्सन. सेकेंड इज लाइक अपना नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू. क्वेश्चन नंबर 57. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ऑकर्स ऑन. सन एंड अर्थ कब होता है? इसका एक टर्म भी है पेरिहेलियन. ये होता है जनवरी 3 को. इसका अपोजिट होता है, वो है क्या है? एपिहेलियन. सेम विथ अर्थ एंड मून, एपोगी पेरेगी. आप लोग उसका बारे में पढ़ लो. क्वेश्चन नंबर 58. ऑन विच डेज डू दी स्प्रिंग टाइड्स ऑकर? स्प्रिंग टाइड्स कब होता है? जब मैक्सिमम टाइड होता है ना. एंड वी ऑल नो दैट टाइड इन अर्थ इज कॉज्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एज वेल एज सन. बट मून का ज़्यादा होता है. कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है मून का ज़्यादा होता है क्यों, जबकि सन तो इतना टाइम से बड़ा है. द ओनली रीज़न इज मून बहुत सामने है अर्थ से. हार्डली शायद कितना 3 लाख किलोमीटर है ना, कितना है, तो बहुत सामने है. उसका वजह से वो उसका इफेक्ट अर्थ पे ज़्यादा होता है. तो ये होता है जब वो लोग तीनों एक ही लाइन में होते हैं, इसको बोलते हैं सिजगी. ये जरूरी नहीं है कि अर्थ ही बीच में होना है बोलकर, बीच में मून होने से भी नो इशू. ये होता है न्यू मून एंड फुल मून में. तो आंसर वुड बी 1 and 4 सी. क्वेश्चन नंबर 59. द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट. दिस इज बिकॉज अर्थ का हम लोग का एटमोस्फेयर में लेयर क्या क्या होता है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, जो भी है उसके बाद. तो स्ट्रेटोस्फीयर में लेकिन मैक्सिमम जो एरोप्लेन लोग जाते हैं. क्यों? द सिंपल आंसर इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड अदर वेदर फेनोमेनन. यहाँ पे मतलब वो टर्बुलेंसेस नहीं होते इसीलिए.
नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 आपको पूछ रहा है कि यस, इन विच रीजन कैन द फिनोमेनन ऑफ मिडनाइट सन बी ऑब्जर्व. मिडनाइट सन टर्म से मालूम चलता है कि रात का सन ये कहाँ पे ऑब्जर्व होगा. ये ऑब्जर्व होगा हम लोग का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का उस पार और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का इस पार. तो उस पार इस पार बोलने से कौन जगह पड़ता है? इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन. यहाँ पे इनफैक्ट ऐसा होता है कि एक साल का 6 महीना में सन डूबता ही नहीं और 6 महीना ऐसा होता है कि सन निकलता ही नहीं. ऐसा होता है बोल रहा. क्वेश्चन नंबर 61. व्हाट इज मेजर्ड बाय द स्लिंग साइकोमीटर. ये साइको नहीं होना चाहिए, साइकोमीटर होना चाहिए. एनीवेज ये मेजर करता है ह्यूमिडिटी को. अगर और स्पेसिफिक पूछने से ये शायद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मेजर करता है शायद. स्लिंग साइक्रोमीटर. द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज कैस्पियन सी. डेफिनेटली अगर पूछेगा डीपेस्ट लेक मतलब डेप्थ वाला तो वो होगा लेक बाइकल. तो आंसर इज कैप्शन सी फॉर लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 63. विच वन इज रॉन्गली मैच. कौन से जिसको गलत मैच किया हुआ है. तो पिग्मीज जेर बेसिन. हाँ पिग्मीज जो होता है ना बोना वाला. वेडास ये मिलता है श्रीलंका में. ये श्रीलंका का माइनॉरिटीज है, वहाँ का इंडिजिनस पीपल है. तो आंसर इज बी वेडास. बाकी किकियू ने केनिया में है, पपुआना न्यू गिनी में है. सही है. ये अगर मालूम नहीं होने से भी अगर आपको ये मालूम हो गया गलत है तो डेफिनेटली यू कैन डायरेक्टली नो गो विद ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 इज आस्किंग यू वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड. गल्फ ऑफ मन्नार डेफिनेटली इंडिया का साउथ में है, साउथर्न इंडिया में है ना. लेकिन इसमें 3 है साउथर्न इंडिया बोलने से भी, तमिलनाडु, केरला एंड कन्याकुमारी. बट इफ यू लुक एट वेरी केयरफुली इन द मैप द राइट आंसर इज ईस्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु को ईस्ट में है ना और श्रीलंका का वेस्ट में होगा इस टाइप है. तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में है गल्फ ऑफ मन्नार. क्वेश्चन नंबर 65. विच रिवर फॉर्म्स इट्स डेल्टा इन ओडिशा. ओडिशा में कौन सा नदी अपना डेल्टा फैलाता है. डेल्टा पता है ना क्या है. डेल्टा इज बेसिकली जब नदी अपना ओल्ड स्टेज में आने के बाद जब सागर से मिल जाते हैं तो वो इतना बुरी हो जाता है या इतना उसका सेडिमेंट्स हो गया थका हारा हो जाता है कि अपना पूरा सेडिमेंट्स को फैला देते हैं. उसमें वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टा निकालते हैं. बर्थ फूड होता है, एरक्वेट डेल्टा, कस्पेट डेल्टा बहुत है. तो आंसर इज ए महानदी. 66. विच आर द ट्विन सिटीज. ट्विन सिटी ऑफ इंडिया मतलब जिसको सब मानते हैं दैट इज हैदराबाद एंड सिकंदराबाद. इसके अलावा भी है गांधीनगर और अहमदाबाद को भी बोलता है. ऐसा और भी बहुत है बट यहाँ पे आंसर इज सी हैदराबाद एंड सिकंदराबाद. क्वेश्चन नंबर 67. द मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व एट. मैक्सिमम डेली रेंज मतलब जिसको हम बोलते हैं ना डायरोनल मतलब एक दिन में गर्मी या ठंडा दोनों का बीच में मतलब मैक्सिमम डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल दिन को 100 डिग्री गर्म है, शाम को 100 डिग्री आपका ठंडा है. दैट मीन्स आपका 100 डिग्री का डिफरेंसेस है. तो इतना डिफरेंसेस 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसमें. उतना डिफरेंसेस उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर. यही अगर साल में होने इसको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं ना. तो ये कहाँ पे मिलेगा. चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम, दिल्ली एंड मुंबई. तो यहाँ इसका एक लॉजिक हल्का से क्या है बोलने से जो इक्वेटर का पास है ना उसका टेम्परेचर सुबह दिन और रात का ऑलमोस्ट बराबर होता है. तो इक्वेटर के सामने जितना रहेगा तो उसका टेम्परेचर जो डेली रेंज है वो कम होगा. तो चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम और मुंबई ये थोड़ा सामने है इक्वेटर का. दिल्ली सबसे दूर है. तो आंसर इज ऑटोमेटिकली दिल्ली. अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन द अदर रीजन दैट कैन इन्फ्लुएंस दिस डेली रेंज ये है चेन्नई, त्रिवेंद्रपुरम और मुंबई. ये कहीं ना कहीं ये लोग सागर से सामने है ना. तो आपको सब पता है सी ब्रिज तो उससे वेदर या क्लाइमेट प्लीजेंट रहता है. तो वो भी एक रीजन है. तो आंसर इज सी दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 68. विच सेंचुरी इज इन केरला इज नोन फॉर एलिफेंट्स. एलिफेंट्स फॉर एग्जाम्पल खाना तो ये शायद मध्य प्रदेश में है, बाकी हमको भी नहीं मालूम बट आई नो कि पेरियर केरला में है. तो आंसर इज सी बी पेरियर. पेरियर इन केरला इज नोन फॉर एलिफेंट्स. उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग को ये पूछ रहा है कि विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैपिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया. तो दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. ए और बी बहुत सेम लगता है. सर्वे ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट और जियोलॉजिकल सर्वे बोलने से डेफिनेटली जियोलॉजिकल मतलब जो हम लोग का आर्ट का जो टोपोग्राफी उसको शायद कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लुएंस करेगा. और जियोलॉजी से ही हम लोग को माइंस लेकिन मिनरल्स के बारे में मालूम चलता है. बट इसमें एक वर्ड है मैपिंग. ये मैपिंग का काम ये सर्वे ऑफ इंडिया का है. तो डेफिनेटली आई विल गो विद ऑप्शन ए अगर एग्जाम में आने से.
बट हैविंग सेड दैट, आप लोग प्लीज़ इसको क्रॉस चेक करिएगा, एंड इन केस आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा, बट एंड इफ़ यू फाइंड एनी फॉल्स, एनी रॉन्ग आंसर, यू प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Question number 70, what is mean by physiological density of population? Density सबको पता है, total area divided by total population, that gives us density ना. लेकिन जब ये पूछता है physiological density, तो ये बोलता है कि total एरिया जो कल्टिवेबल है, जो एरेबल है, मतलब जिसमें आप कुछ खेती कर सकते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए मतलब फायदेमंद है, या जिसको आप खेती कर सके उसमें, दैट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. तो ये होगा ऑप्शन डी, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट ऑफ कल्टिवेटेड एरिया. इससे ये मालूम चलता है कि वो जगह में ना, वो जगह का मिट्टी में कितना आदमी लोगों पर उसका ऊपर डिपेंडेंट है, और वो कितना एक्चुअली प्रेशर में है, मतलब उसका ऊपर कितना स्ट्रेस है, उससे मालूम चलता है. क्वेश्चन नंबर 71, which of the following is true about the Better Government of India Act 1858? तो 1858 में ये क्यों आया बोलने से, ये जो एक्ट है, क्योंकि 1857 में वी ऑल नो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था. मंगल पांडे, झांसी की रानी, तानिया तोपे, बेगम हजरत महल, दुनिया भर का आदमी लोग हुआ था ना. तो ये एक्ट आने का बाद सबसे ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है बोलने से ये हुआ है, पावर गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू क्राउन. इससे पहले हम लोग इंडिया को जो ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो रूल कर रहा था या वो चला रहा था विद ड्यू परमिशन, विद डेफिनेटली विद क्राउन. क्राउन से मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट से परमिशन लेके, वहाँ का पार्लियामेंट से परमिशन लेके ये लोग कर रहा था. लेकिन ये हादसा होने के बाद वहाँ का मतलब आदमी लोग है, पब्लिक बोलो या गवर्नमेंट को ये लगा है कि शायद ये लोग इंडिया को ठीक से रूल नहीं कर पा रहा है, इंडिया को ठीक से मतलब सही ढंग से नहीं ले जा रहे हैं, और इन्हों लगता था कि ये लोग इंडिया के लिए कुछ बेहतर करेगा, इसलिए वो लोग मतलब उस जितना भी काम काज है, या आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस को अपना हाथ में ले लिया था. तो आंसर इज सी, सॉरी आंसर इज बी, पावर गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन. क्वेश्चन नंबर 72, द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन द ईयर, ये तो बताइए ये 1911. बी, दो क्वेश्चन पूछे गए एक ही मतलब सब्जेक्ट से, मतलब एक ही इशू से. क्वेश्चन नंबर 70 कितना रहेगा अभी, 73, इन विच ईयर वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी एस्टैब्लिश्ड. एनडीसी तब बहुत क्या बोलता है फैशन में था, या बहुत ज़रूरत था जब हम लोग के पास प्लानिंग कमीशन चल रहा था. बट नाउ नीति आयोग आने की वजह से इसका भी मतलब रोल खत्म हो गया, और इसको भी शायद अभी वो गवर्निंग काउंसिल से रिप्लेस हो गया. आंसर इज 1952 बी. 74, द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया आर, मतलब जो रेवेन्यू जो आप खुद कमा सकते हैं ना, या जो आपको कमाई है, वो अर्बन लोकल बॉडीज बोलने से ये पंचायती बोल सकता है, अगर अर्बन सॉरी पंचायत बोलने से लोकल वो, वरना अर्बन बोलने से ये जो आईएमसी हो गया, फॉर एग्जांपल हम लोग ईटानगर का म्यूनसिपैलिटी हो गया, या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, या नगर पंचायत जो भी है. तो टैक्सेस यस डेफिनेटली आपके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाते हैं. फॉर एग्जांपल अभी जितना भी है ये हम लोग अपना आईएमसी के हिसाब से करते हैं. हम लोग के ऊपर जो टैक्स लगाते हैं, गाड़ी पार्किंग से लेके कुछ भी हो जाओ, जो टैक्स लगाते हैं ये उसका रेवेन्यू है. जो फीस एंड फाइन, आपको कुछ करना है, कुछ फॉर्म भरना है, ये करना है, उसके लिए फी लेते हैं ना, वो भी उसका पास उसका रेवेन्यू पूल में जाएगा. जो फाइन आपसे लेगा, आप कुछ गलती कर लेगा, वो भी उसका रेवेन्यू पूल में जाएगा. लेकिन ये जो ग्रांट्स है ना, ये जो आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन का थ्रू देता है, स्टेट का जो पूरा रेवेन्यू से, ये आपका शायद रेवेन्यू में नहीं आना चाहिए, और ये आएगा बोलने से भी, लोन से बिल्कुल नहीं आएगा लग रहा है. तो वो हिसाब से ऑप्शन 1 2 3 4 भी है ऑप्शन में. 1 2 3 होने से हम तो 1 2 3 मान लेना था, बट सिंस 1 2 3 नहीं है, तो आई विल गो विथ ओनली 1 and 2, क्योंकि रेवेन्यू बोल रहा है जिसको आप कुछ जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 1 and 2. आई विल गो विथ ऑप्शन ए. हैविंग सेड दैट, आप लोगों के पास यस डेफिनेटली कुछ डिस्क्रिपेंसीज होगा, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 75, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. सिंपल सा मतलब है जिसको गवर्नमेंट चाहे तो हटा सकेगा. दिया हुआ प्रेसिडेंट है, बट वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट इज जस्ट ए नॉमिनल है, इसे टाइटुलर हेड है. असली जो काम करता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या कैबिनेट, जो कैबिनेट तय करता है. तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को हटाना मुश्किल है. स्पीकर ऑफ लोकसभा को, हाँ, कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर जनरल, ये भी मुश्किल है, जो केक बोलता है. ये सबको हटाने के लिए आपको बहुत से रीजन चाहिए ना, तब आप हटा पाते, एक प्रोसेस है. लेकिन अटॉर्नी जनरल को जब चाहे हटा सकते हैं. और अटॉर्नी जनरल क्या है बोलने से, ये बेसिकली आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को, यस स्टेट गवर्नमेंट को भी कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में,
जब कुछ भी केस होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये मतलब बेस्ट लॉयर पकड़ सकता है जो गवर्नमेंट के लिए प्लीड कर देगा। क्वेश्चन नंबर 76, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन can be suspended by president during national emergency, can be suspended by the president during all types of emergency, can be suspended by the president with the prior approval of Supreme Court at any time, या cannot be suspended at any condition। इन चारों में से बेस्ट आंसर इज ए। कैन इज सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नो, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी है ना, 352, 356 एंड 360। एक होता है आपका प्रेसिडेंट रूल, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, फॉर एग्जाम्पल वारसार हो गया, ये आपका पास इंटरनल आर्म रेबेलियन हो गया, कुछ अलग, और एक हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब इंडिया का बहुत ख़राब है, मतलब बजट फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, बजट ओवरड्यू हो गया, मतलब पैसा आ नहीं रहा है, सबको सैलरी देना है, ये है वो करना है, तब चाहे तो वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी डाल सकते हैं, जिसमें वो चाहे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग का सैलरी को काट सकता है या नहीं दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। आज तक इंडिया में कभी उसका हालत नहीं आया है और इतना जल्दी आएगा भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये गलत है। इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स को कैसे वो मतलब सस्पेंड करेगा, नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट से लेना देना ही नहीं है, होने से ये पार्लियामेंट से लेना देना है। तो ए कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यस, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ जगह में एक्चुअली में छूट है। आर्टिकल 19 और 21 में राइट टू लाइफ, आपको जान से नहीं मार सकते किसी भी हालत में, बट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए 76 का। 77, द रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशूड, हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव ए बॉडी, इसका आंसर है बी, in the form of an order calling upon a person who has detained another person to bring that person before court and show authority for such detention। आपको कोई बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकता है या आपको वो पकड़ के नहीं रख सकता, अगर रखता है तो आपको राइट है कि आप अपने लिए एक लॉयर या आपके लिए आप एक बोधी लगा के वो आपके लिए रिप्रेजेंट करेगा, और आपको डेफिनेटली कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आना है और आपको बताना है कि आपको क्यों आपको अरेस्ट किया, क्यों आपको डिटेन किया, ये बताना बहुत ज़रूरत है। तो वो है हेबियस कॉर्पस। 78, द सरपंच हु इज द चेयरमैन ऑफ द विलेज पंचायत इज nominated by district officer, elected by the panchayat from the who are not members, appointed by district officer on the recommendation of the panchayat, या none of the above। मेरा ख्याल में जब सरपंच किया तो उसको आप नॉमिनेट क्यों करेगा, क्योंकि इसका मकसद ही आपको ये डेमोक्रेसी का वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, तो काहे को आपको नॉमिनेट करेगा, ऑफिसर से लेने देना नहीं है। तो ये मेरे एक्चुअली में जो ग्राम सभा है वही सरपंच को वो लोग भी इलेक्ट करना चाहिए, तो आंसर शुड बी डी, नन ऑफ द अबव। 79 ये पूछता है हु ऑफ द फॉलोइंग shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid by each house of the parliament। मतलब फाइनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट्स आएगा उसको पार्लियामेंट में कौन पेश करेगा, तो उसको पेश करता है प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि ये जो फाइनेंस कमीशन है ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में बताएगा या पार्लियामेंट में लेड करेगा। तो आंसर इज ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। द स्पीकर ऑफ लोकसभा मेक्स यूज ऑफ कास्टिंग वोट्स। कास्टिंग वोट मतलब ये स्पेसिफिक एक वोट होता है स्पीकर का पास, वो भले लोकसभा का हो या स्टेट असेंबलीज का हो। जब दोनों हाँ या ना में अगर कोई भी बिल या अमेंडमेंट अगर पास जाएगा ना, तो स्पीकर उसमें अपने एक वोट मार के उसको पास करवा सकता है। फॉर एग्जांपल 30 वोट बोला है कि यस, 30 वोट बोला है कि ना, तो दोनों ड्रॉ हो गया, तो उसमें स्पीकर के पास एक पावर होता है कि वो दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करके उसको पास करा देगा। तो बेसिकली ये वोट, ये कास्टिंग वोट क्यों देते हैं पूछते हैं स्पीकर को। सिंपली रीजन इज लाइक स्पीकर को हमेशा इम्पार्शियल होना है, न्यूट्रल रहना है। आप स्पीकर बना दिया, आप कोई पार्टी या आप गवर्नमेंट को फेवर करके आप नहीं चला सकते ना, आपको हाउस को चलाना है, तो सदन बोलता है, या असेंबली को चलाना है, तो आपको इम्पार्शियल होना है। तो उसके लिए आपको वोट मारने का राइट हर दमादम वोट नहीं मार सकेगा, अनलेस एंड अनटिल कंडीशन आएगा जहाँ में इन केस ऑफ ए टाई, वो टाई को ब्रेक करने के लिए, टाई ब्रेकर होने के लिए स्पीकर जो वोट मार सकता है उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो आंसर इज बी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।